इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स क्लास 12 इकोनॉमिक्स के लिए बताने जा रहा हूँ। यूपी बोर्ड स्पेशल मेरा वीडियो है जहाँ पर मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर बताऊँगा। ठीक है ना। पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक तो आपको पूरा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल्ली मेरा हैंडमेड नोट्स है जो आप नोट भी करके रख सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कंप्लीट मैटर यूपी बोर्ड के सिलेबस का मैं लाने वाला हूँ। लगातार हर वीक आपको एक वीडियो मिलेगा आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर का। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की मीनिंग की। इकोनॉमिक्स बेटा ध्यान रखना 2 वर्ड से मिलके बना है। इकोनॉमिक्स के अगर हम देखें इसको मीनिंग करें तो एक है अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र मिलके बना है अर्थशास्त्र, जहाँ पर अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा शास्त्र होता है जहाँ पर धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में डेफिनेशन दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मीन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ एडम स्मिथ को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल, जो कि एडम स्मिथ ने कहा था। लेकिन अगर हम आज के टाइम में आधुनिक दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र की मीनिंग की अगर बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का मीनिंग बहुत बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र सीमित यानी कि दुर्लभ संसाधनों के सीमित, जिसका मीनिंग दुर्लभ होता है, संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का इस प्रकार अध्ययन करता है व्यष्टि स्तर पर व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो सके और समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिकतम हो सके, यानी कि समाज का लाभ अधिकतम हो सके। जहाँ पर इस तरीके से अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अर्थशास्त्र क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर व्यक्तिगत का और सामूहिक यानी कि आर्थिक लाभ का भी अध्ययन किया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। इन महोदय ने अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन को सही तरीके से करने के लिए अर्थशास्त्र को 2 जो है शास्त्रों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया, जिसको कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। माइक्रो जो वर्ड होता है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्रोज, और मिक्रोज का अर्थ होता है छोटा यानी कि स्मॉल। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो वर्ड है और मैक्रो वर्ड ग्रीक शब्द के मैक्रो से बना है जिसका मतलब होता है बड़ा। अब उसके आगे अर्थशास्त्र जुड़ गया है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं का जहाँ विश्लेषण होता है उसे बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको यूँ भी समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का जहाँ पर अर्थधन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की बड़ी एवं सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का समस्याओं का विश्लेषण जहाँ होता है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो समस्या का अध्ययन होता है, जैसे एक व्यक्ति की समस्या, परिवार, फर्म, उद्योग, एक वस्तु की कीमत का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि जहाँ पर सामूहिक क्रियाओं का एक साथ पाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन, विनिमय दर, इन सब इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक होते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से घटक जो है जिसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर घटक करें, यहाँ पर प्रमुखता 3 प्रमुख घटकों का अध्ययन किया जाता है: कीमत निर्धारण सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन बिंदु है वो है सरकारी बजट, विनिमय दर या भुगतान शेष, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, मुद्रापूर्ति, रोजगार स्तर आदि। अब हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति का मतलब अर्थशास्त्र को किस तरीके से अध्ययन किया जाता है। अगर अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ना है तो हम ये बनेंगे अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में और अर्थशास्त्र आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के रूप में। सबसे पहले वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में देखें। वास्तविक अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र है जहाँ पर किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक मुद्दों की भूतकाल,
वर्तमान काल और भविष्य काल से संबंधित होकर अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूतकाल में क्या था, वर्तमान काल में क्या है, भविष्य काल में क्या होने वाला है, इन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं इस बात का अध्ययन करते हैं कि आर्थिक क्या है आज, क्या थी पहले और क्या होगी बाद में। यानी कि जो भी समस्या है उन समस्याओं के प्रमुखता कारणों का और उन कारणों के परिणाम, कारण किस परिणाम से हो रहे उनके बीच के संबंधों के अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अगर भारत जो 1947 के बाद आज़ाद हुआ, ठीक है ना, तो आज़ाद हुआ था, उस समय की जनसंख्या कितनी है और आज वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, इन बातों का अध्ययन करता है कि पहले क्या थी और आज क्या है। उधर हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करें, आइडियल इकोनॉमिक्स की, ये मानव व्यवहार के आदर्श का प्रस्तुतिकरण करता है कि आदर्श मतलब क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो समस्या का अध्ययन किया जाता है वो है क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की वास्तविकता अध्ययन करते करते यहाँ पर ये भी बताया जाता है वास्तव में उसका आर्थिक, यानी कि ये ऐसा ना हो कि कैसा होना चाहिए। हम कहें 1947 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, 2016 में इतनी थी, अब बताएंगे 2021 में कितना होना चाहिए। अब एनालिसिस के आधार पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट भी दे दिया जाता है, अनुमानित रिजल्ट जिसको बोलते हैं एस्टिमेटेड। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में यानी कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की हुई, इसकी बात करें। अर्थव्यवस्था की विशेष वस्तु के अंतर्गत 4 प्रकार की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। उपभोग की क्रिया, उत्पादन की क्रिया, वितरण की क्रिया और निवेश की क्रिया। उपभोग क्या होता है? उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत आप संतुष्टि के लिए वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और ये वस्तुएं कैसी होती है? अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है इस क्रिया के अंतर्गत। जबकि उत्पादन क्या होता है? उत्पादन में क्या होता है कि जो भी वस्तुएं प्रकृति से मिली हुई आती हैं, प्रकृति के वस्तुओं के रूप में परिवर्तन किया जाता है या उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। जैसे एक कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उससे जो है कुर्सी बना देता है, तो इससे उसकी आय में भी वृद्धि होती है, जिसे हम उत्पादन की क्रिया कहते हैं। वितरण, वितरण की एक आर्थिक क्रिया है, ऐसी क्रिया है जहाँ पर जो है क्रय विक्रय संबंधी क्रिया की जाती है। समाज में किस तरह से जो उत्पादन को पहुँचाया जाए, किस तरह से जो है लोगों तक पहुँचे, इससे संबंधित क्रियाएं जो है इसके अंदर किया जाता है। लास्ट में है निवेश, इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि करना निवेश कहलाता है। अगर आपके पास मशीन है, आप एक और मशीन खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसको निवेश कहेंगे। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, निवेश कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? भविष्य में आय में वृद्धि से संबंधित जब पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि किया जाता है तो ऐसे व्यय को हम निवेश कहते हैं। अब निवेश को पढ़ लिया, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के ऊपर। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वास्तव में अर्थव्यवस्था कहते हैं, हम जब सुनते होंगे इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रहने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने का मतलब कार्य करते हैं, जहाँ पर उनको क्या मिलती है? आमदनी मिलती है। जैसे एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना, एक कारपेंटर जो है फर्नीचर बनाता है, एक इंजीनियर जो है बिल्डिंग तैयार करता है, इससे उसको इनकम मिलती है। तो ये सारी क्रिया जहाँ पर भी होता है उसको इकोनॉमी कहते हैं। हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है और अपने अपने हिसाब से चलती है। अब बात कर लेते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की। इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था पढ़ लिया हमने कि जहाँ पर व्यक्ति अपने रोजगार के लिए कार्य करता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थव्यवस्था को अलग अलग देशों के हिसाब से कार्यों के आधार पर जो है 3 प्रकार में कैटेगरी में बांटा गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था या फिर केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था और लास्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं जो कि शायद आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। केंद्रीय नियोजित या फिर नियंत्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर पूरे अर्थव्यवस्था के जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यह यूं कहें समाज का नियंत्रण होता है। और समाज का नियंत्रण होता है तो यहाँ पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन क्या होता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। कंपनी सरकार की होती हैं, व्यवसाय सरकार का होता है, लाभ समाज के हित में ध्यान में रखते हुए सरकार को प्राप्त होता है
और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सरकार ही प्राप्त करती है। यहाँ पर मनचाहा उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पर उपभोक्ताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। अब सामाजिक कल्याण सर्वोपरि होता है। सरकार तय करती है कि लोगों को किन आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाए, उनकी किस प्रकार की वस्तु दी जाए। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर सरकार का अधिक से अधिक नियंत्रण रहता है। दूसरी ओर हम बात करते हैं स्वतंत्र या फिर बाजार अर्थव्यवस्था की। स्वतंत्र या बाजार अर्थव्यवस्था को हम यूँ कहें निजी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का यानी कि हम कहें जनता का अधिकार रहता है। जनता अपने हिसाब से आर्थिक क्रिया करती है और जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यहाँ पर बाजारी शक्तियों का प्रमुखतः निर्माण होता है, यानी कि वस्तुओं की पूर्ति और वस्तुओं की मांग के हिसाब से वस्तुओं को कीमतों का निर्धारण होता है और कम वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि अधिकतम लाभ अर्जित किया जाता है जा सके। और ऐसे अर्थव्यवस्था का उदाहरण आप यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके के आप जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था वास्तव में यह अर्थव्यवस्था निजी और सामाजिक इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिक्स रूप रहता है, यानी कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था दोनों को मिला के अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देश के संसाधनों पर सरकार का भी और निजी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होता है। दोनों मिलजुल के इस अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को जो है सामाजिक हित और आर्थिक लाभ दोनों को प्राप्त करने के लिए चलाते हैं। यहाँ पर कीमत का निर्धारण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए और अधिकतम लाभ को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? भारत। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हम देखते हैं। यहाँ पर सरकारी कंपनी भी है, साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट कंपनी, और दोनों मिलजुल के जो है देश की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है हमें पढ़ना है वो क्या है? आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? हर अर्थव्यवस्था की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और ये समस्या इसलिए है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता सीमित है और उसकी साधन सीमित है। वो अपने सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन ये भी ज्ञात है कि अर्थव्यवस्था में जो भी सीमित संसाधन हैं उन संसाधनों को हम विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसके अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं। और अर्थव्यवस्था में ये ध्यान में रखा जाता है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कैसे करें। और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना चुनाव की समस्या कहलाता है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और किसी भी अर्थव्यवस्था में वास्तव में चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्थिक समस्या का उत्पन्न कैसे होता है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें है सबसे पहले लोगों की आवश्यकता असीमित होती है। और उन असीमित आवश्यकताओं की उस प्रॉब्लम है कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती है। और आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित है, तो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकता की पूर्ति हो नहीं सकती, प्रॉब्लम है। और जो संसाधन है भी उन संसाधनों को प्रयोग करने के लिए अनेक विकल्प मौजूद है, तो कौन से विकल्प का चयन करें, सबसे विकल्प का चयन करना भी एक समस्या है। यानी कि प्रमुखतः इन 5 प्रमुख कारणों से जो है आर्थिक समस्या यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करते करते मेन उसके बाद आते हैं हम केंद्रीय समस्या। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? अगर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को देखें तो उसको 3 केंद्रीय समस्या में बांटा गया है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब तीनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए के अंतर्गत इसके 2 अंग हैं। किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और उनकी मात्रा कितनी हो, यानी किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया है। वास्तव में ये जो है चुनाव की समस्या है कि लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करें, किन वस्तुओं का उत्पादन पहले करें ताकि लोगों को अधिकतम संतुष्टि मिले। तो यहाँ पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पूंजीगत वस्तुएं, दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं। अगर उपभोक्ता वस्तुएं ज़्यादा करें तो पूंजीगत वस्तुओं की कमी हो जाएगी, पूंजीगत वस्तुओं पे ध्यान दिया जाए तो उपभोक्ता वस्तुएं की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक समन्वय करना पड़ता है। अब लोगों को किस प्रकार की वस्तु की अधिक आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और लास्ट में
जो भी वस्तु है उनकी कितनी मात्रा रखी जाए। हम उपभोक्ता वस्तु अधिक नहीं कर सकते, पूंजीगत वस्तु अधिक नहीं कर सकते, तो किसकी कितनी मात्रा का प्रोडक्शन किया जाए, तो ये अपने आप में एक समस्या है। इन समस्या को निपटाने के बाद दूसरी समस्या जनरेट होती है, कैसे उत्पादन किया जाए। और यहाँ पर कैसे उत्पादन किया जाए का मतलब होता है उत्पादन करने की किस तकनीक को अपनाया जाए और उत्पादन की किस तकनीक का चुनाव किया जाए, इस बात का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करने की जो तकनीकी होती है, दो प्रकार की तकनीक होती है। एक होता है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक के अंतर्गत ये जो है रोजगार उन्मुखी होता है, जबकि पूंजी प्रधान तकनीक ये उत्पादन उन्मुखी होता है। श्रम प्रदान के अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। जब पूंजी प्रदान तकनीक के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि कैसे की, इस बात को ध्यान में रखा जाए। उत्पादन में वृद्धि करने जाएंगे तो रोजगार में वृद्धि नहीं होगी, रोजगार में वृद्धि करने जाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, बेरोजगारी आ जाएगी। अब बात ये आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तु को उत्पादन करना है तो इसमें से किस तकनीक का कितना और कैसे निकाला जाए, यह इस समस्या के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब लास्ट केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए। वास्तव में ये वितरण की समस्या है, यानी कि जो भी उत्पादन हमारे पास हो रहा है उस उत्पादन को समाज के हर एक तबके तक कैसे वितरित करें, यानी कि समाज में उत्पादन का वितरण समान रूप से कैसे हो ताकि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग के बीच में समन्वय बना रहे। ये नहीं कि धनी वर्ग अपने इनकम से जो उत्पादन का अधिकतम भाग ले रहे हैं और निर्धनों को नहीं मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस समस्या का ध्यान किया जाता है कि किस तरीके से समाज तक उत्पादन को पहुँचाया जाए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। क्या है उत्पादन संभावना वक्र? उत्पादन संभावना वक्र के अगर हम शब्दों की बात करें तो पहला शब्द कौन सा है यहाँ पर? उत्पादन। संभावना, उत्पादन की संभावना कैसी होती है, और वक्र, जहाँ पर उत्पादन की संभावना को दर्शाने वाला जो वक्र होता है इसी को बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC। अब इसको थोड़ा सा और जो है विस्तार से पढ़ लेते हैं। वास्तव में उत्पादन संभावना वक्र है क्या? यह एक ऐसा वक्र है जहां पर दो वस्तुओं के विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट किया जाता है एक वक्र के माध्यम से, जहां पर जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों के द्वारा किया जाता है और जो तकनीक उपलब्ध है उसका भी उतना प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक वक्र है यहाँ पर जहाँ पर दो वस्तुओं के उत्पादन के संयोगों को दर्शाया जाता है जो कि सीमित साधनों और उपलब्ध तकनीक के द्वारा किया जाता है। ऐसे में इस वक्र की कुछ मान्यताएं हैं कि संसाधन हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए जितने भी हो, और जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग होना चाहिए और हमारी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि उत्पादन की तकनीक स्थिर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दो वस्तु का उत्पादन करना है, तो दो वस्तुओं के उत्पादन, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, सीमित साधनों से हम दोनों वस्तु को एक साथ बढ़ा नहीं सकते। अगर एक वस्तु में वृद्धि करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी वस्तुओं की मात्रा में कमी हो जाएगी। तो देखिए पहला संयोग है, वस्तु x को 100 उत्पादन के लिए तो वस्तु का 0। जैसे जैसे वस्तु y की मात्रा में वृद्धि करते चले जा रहे हैं वस्तु x की मात्रा में कमी होती है। यही संयोग अलग अलग संयोगों को बताता है। जब इन सारे संयोगों को हम एक ग्राफ में शो करेंगे ऐसे, जैसे पहला संयोग क्या है, वस्तु x, यहाँ पर हम दिखाएंगे वस्तु x और यहाँ दिखाते हैं वस्तु y। वस्तु x का यहाँ पर दिखाते हैं वस्तु x को, यहाँ पर दिखाते हैं वस्तु y को। वस्तु x का है 100 यूनिट यहाँ पर पहला, और वस्तु y का कितना है 0। वस्तु x का कितना है 90 और इसका कितना है 10, यानी कि ये वाला पॉइंट है 90 और 10 B। फिर है वस्तु x का 70 और वस्तु y का 20, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर है 40 और 30, फिर है 0 और 40। अब इसको हम मिला देते हैं ग्राफ को, ये हो गया C, D और E, सारे पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो आपको इस तरह सा एक ग्राफ मिलेगा। इसी ग्राफ को हम बोलते हैं उत्पादन संभावना, जहाँ पर उत्पादन की अलग अलग संभावनाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इस उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि ये वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, गिरता हुआ होता है। दूसरा, ये हमेशा अपने मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। देखिए मूल बिंदु यानी कि जीरो की ओर झुका रहता है, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और 0 पे आके खत्म होता है। ऐसे में दोनों अक्ष की ओर झुका रहता है, मूल बिंदु यानी कि अक्ष की ओर बना हुआ रहता है, यहाँ से भी और इस पॉइंट से भी। और बाएं से दाएं नीचे यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये गिरता हुआ होता है हमेशा। थैंक यू।